नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। 2-3 दिन से मैं इस पर वीडियो कर रहा हूँ और आप लोग काफ़ी इस वीडियो को देख रहे हैं। मकसद हमारा ये है कि जो सच है वो सामने आए। सीधा रैपिड फायर खेलता है क्योंकि काफ़ी कुछ आपको पता है। तंजीम भाई, क्या लॉरेंस के खिलाफ आज तक जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्या सारे सही दर्ज हुए हैं? देखिए, कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं कि जिसमें शक के आधार पर भी दर्ज किए जाते हैं या जो डिसीज़्ड हैं उनकी फैमिली के बयानों के आधार पर दर्ज किए जाते हैं। कई ऐसे होते हैं मामले जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन कॉन्स्पिरेसी के लेवल पे इन्वॉल्वमेंट बाद में सामने आ जाता है 120B में, तो धारा 34 में, जिसमें कॉमन इंटेंशन बोलते हैं, तो उसमें केसेस दर्ज हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दर्जनों केस हैं तो दर्जनों के दर्जनों ही गलत होंगे, उसमें से कुछ गलत हो सकते हैं। गलत हो सकते हैं तो गलत मुकदमा क्यों दर्ज किया जा रहा है जब एक आरोपी का इन्वॉल्वमेंट एक पर्टिकुलर लेवल पर है? क्योंकि ऐसा आरोप वो आरोपी की तरफ से लगाया जाता है। चिराग, जो भी मुकदमे हैं वो इंडिविजुअली इसके ऊपर अकेले पे नहीं हैं। ज़्यादातर मुकदमे जो हैं वो लॉरेंस पे हैं, उसके गैंग्स के जो सदस्य हैं, चूँकि ये सीधे खुद तो क्राइम कर नहीं रहा। शुरुआत में जब इसकी अपने स्टूडेंट लाइफ में ये लोग इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस पंजाब यूनिवर्सिटी में वहाँ पे देवेंद्र बम्बिहा का गैंग का बंदे थे और ये एक तरफ गुट में ये लोग थे, जिसमें विक्की मिद्दू खेड़ा जो मार दिया गया वो था, इसके एक दो रिश्तेदार थे, गोल्डी था। ये सारे तब स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे। तो शुरुआत में तो इन्होंने कुछ क्राइम किए, कुछ मर्डर हुए, उसके बाद ये जेल चला गया। अब ये जेल से करने लगा तो जो एग्जीक्यूशन बाहर हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं जब बयान दर्ज होते थे एक्यूज्ड के, और नहीं तो वो भी तो इन्वॉल्वमेंट हो ही गया ना आपका, कॉन्स्पिरेसी अगर आपने कर मैं वो इसी पे आ रहा हूं। तो वो जब इंटरसेप्ट होते थे उनके कॉल्स वगैरह तो पता चलता था हाँ इसका भी इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको भी केस में शामिल कर लिया जाता था। अब हो सकता है कुछ जगह पे बयान, किसी के गलत बयान आए हों, या परिवार जिस डिसीज्ड है जिसका मर्डर हुआ है उस परिवार ने एलिगेशन लगाया हो कि नहीं यही बंदा है, तो पुलिस ने उसको ऐड किया हो। कई मामलों में बाद में नाम निकाल भी दिए जाते हैं चार्जशीट से। ऐसा नहीं है कि गलत अगर लिख गया है तो वो गलत ही रहेगा जीवन भर। लेकिन ये कि ज़्यादातर मुकदमे जो भी हैं फिलहाल इसके ऊपर वो सही हैं, बहुत हीनियस क्राइम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर नंबर ऑफ केसेस देखें और उसमें एक्विटल रेट देखें, एक्विटल रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत केसेस में बरी हो गया लॉरेंस। तो कहने का मतलब है जितना मीडिया ग्लेयर किया जा रहा है कि इतना बड़ा अपराधी है, उसका समाज, और मैं आज सुबह जो कमेंट्स आ रहे थे तो उसके समाज के लोग कह रहे हैं कि जी गलत मुकदमा दर्ज करोगे किसी के खिलाफ तो वो तो करेगा ही ना सारी हरकतें। चिराग, आप क्राइम की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ज़्यादातर क्रिमिनल जो जेल के अंदर से वारदातों को अंजाम देते हैं उन केसेस में वो बरी हो जाते हैं। उनमें प्रॉब्लम क्या होती है, सीधे तौर पे उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलते, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, कोई सॉलिड एविडेंसेस होते नहीं, तो जेल में साहब कैसे मार देंगे। एक मुकदमा मुझे याद आ रहा है, एक जेल सुप्रीम लखनऊ कैपिटल में एक जेल सुप्रिटेंडेंट का मर्डर हुआ था बीच चौराहे पे। उसमें मुख्तार अंसारी और उसके सारे लोगों के खिलाफ FIR हुई थी। जेल से नक्शे बरामद हुए थे उसके रूट का, कैसे वो जाता है, जेल सुप्रिटेंडेंट कहाँ से गुजरता है, गवर्नर हाउस के सामने उसको गोली मारी गई थी शाम के वक्त। सारी चीज़ें थी, सारी प्लानिंग सामने आई, सारे नक्शे सामने आए, लेकिन उसमें सारे के सारे बरी हो गए। उस केस में सारे के सारे बरी हो गए क्योंकि जेल से हमने साहब कुछ किया ही नहीं। उसके बाद दूसरा ये काम क्या करते हैं, जेल में ही रह के, अभी देखिए आप उसके इंटरव्यूज़ तमाम जगहों पे सामने आ रहे हैं, वो बोल रहा है, बात कर रहा है, मोबाइल पे है, सब कुछ है। तो फ़ोन करना काफ़ी है किसी के लिए भी कि भाई किसी गवाह को आप हॉस्टाइल कर सकते हो एक फ़ोन पे। तो जहाँ गवाह हॉस्टाइल हो गए, आपका आधा केस तो वैसे ही कमज़ोर पड़ गया। तो यही वजह है कि ज़्यादातर मामलों में छूट जाते हैं। अच्छा, जब वो केस जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, जैसे आप मान लीजिए कि उमेश पाल मर्डर केस हुआ, उमेश पाल में जो लोग तस्वीरें दिख रही हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उनके चेहरे नज़र आ रहे हैं, वो गोलियां चला रहे हैं, वो बम चला रहे हैं। तो ऐसे मामलों में तो जो सज़ा होती है वो मजबूत होती है और जो अपना केस है, केस भी मजबूत रहता है। लेकिन जब जेल से कॉन्स्पिरेसी होती है चिराग, तो उसमें केस कम। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जितने भी मामले हैं वो सही हैं, लेकिन चूंकि एविडेंस नहीं है इस वजह से बरी हो रहा है। एविडेंस हाँ कम है, गवाह हॉस्टाइल हो रहे हैं डर के मारे, चूँकि एक के बाद एक केस हो जाना डराता है। आप सोचिए सिद्धू मूसेवाला को नहीं, लेकिन जो मामला सामने आया खुद
लॉरेंस ने अपने इंटरव्यू में कहा कि शुरुआत में मेरे साथ गलत हुआ, मेरे एक रिश्तेदार का मर्डर कर दिया गया और उसका बदला मैंने लिया। ठीक है, उसके बाद उसको अपराध की दुनिया शायद ग्लोरीफाई करने लगी। ग्लोरीफाई कर रही है। जो बंदा जेल की चार दीवारी के पीछे बैठ के 2000 जब 21 साल का था, 10-11 साल से जेल में, 8 साल से करीब 8-9 साल में। पहली बार नहीं, छूटा था बीच में, पहली बार जब 21 साल का था तब जेल गया रेस्टोरेंट उसमें। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये कि वो अभी इंटरव्यू में भी बोल रहा था कि आपके पास फ़ोन कैसे आता है, कहले साहब दीवार से उछाल देते हैं। ऐसा नहीं होता चिराग, दीवार से उछाल देते, दीवार पे बैठा रहता है तो ऐसा नहीं होता है। ग्लोरीफाई करने के लिए, मिसलीड करने के लिए लोग ऐसी बातें करते हैं। और दरअसल इन्हें ये इतने बड़े गैंगस्टर हो गए ना कि नहीं, बड़ा कैसे हो गया गैंगस्टर, कैसे इनका इतना बड़ा साम्राज्य हो गया। एक कॉलेज स्टूडेंट जो झगड़े आपस में किया उन्होंने, और उसके बाद उसके कैसे रिश्तेदार का मर्डर हो गया, और उसके बाद वो बड़ा कैसे हुआ था इतना। मुझे नहीं इस बात की जानकारी है कि और स्टेट्स में जहाँ जहाँ क्राइम होते हैं, लेकिन मैं पंजाब के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पंजाब से मैंने दर्जनों स्टोरीज की हैं क्राइम की। पंजाब का कल्चर बहुत अलग है। पंजाब में लोगों पे पैसा बहुत है, लोग कानून के बारे में बहुत ज़्यादा समझदार हैं, उन्हें पुलिस और कानून सब पता है, सारी धाराएं आपको गिना देंगे, गांव में बैठी हुई माता जी भी। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बड़ा बिजनेस है, लोग बछड़ों में नहीं पढ़ना चाहते लोग। आप एक हाल का एक ताज़ा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। किसी बंदे से 8-10 करोड़ का लेन देन था। अब उसने बोला भाई मेरे पैसे दे दे, नहीं अब तो नहीं दूंगा भाई जी, कर लो। फिर एक पुलिस ऑफिसर था बीच में, उसने बीच में इंटरफेरेंस किया कि भाई क्या है ये, इसका पैसा दो। कि ऐसा साहब आपको जो लेना हो 5-10 लाख ले लो, आप बीच में मत पड़ो। तो पैसे का जो खेल है वो हर लेवल पे बहुत इजी गेम जो है वो पंजाब में देखा मैंने। तो अब वहाँ क्या है, एक फ़ोन तो है ही इनके पास, उन्होंने फ़ोन कर दिया इनके पास। अब जैसे उसने पूछा कि मेरे कपड़े और मेरे जो जूते, मेरे जो स्टफ्स हैं वो मेरी माता भेजती हैं क्या, जो आप 20-40 हज़ार रुपये के जूते जेल में पहन रहे हैं, ठीक है, 25 हज़ार रुपये की कमीज़ टी शर्ट पहन रहे हैं, तो क्या वो आपका ऐसे ही आ रहा है? वो तो आपने फ़ोन किया। और आपके जो वकील केसेस लड़ते हैं उन्हें कि लोग पैसे दिए जाते हैं, उनको लाखों रुपए देते हैं, आप पे करते हैं, तो उनको वो पैसे कहाँ से आते हैं? जाहिर है कि कोई ना कोई है सपोर्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ है। जैसे आप एक पॉलिटिकल पार्टीज़ देखिए, उनकी फंडिंग होती है, उनके फंड रेजर्स होते हैं, उनको पैसे देते हैं, लेकिन वो पैसा उनका चूँकि एक नंबर में वो क्राइम से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो तो दान दे रहे हैं। यहाँ पे वैसे ही पैसे दिए जाते हैं क्रिमिनल को, उसके साथियों को पहुंचाने के लिए, देने के लिए, कपड़ों के लिए, खाने के लिए, आने जाने के लिए, उसके जो यार दोस्त हैं जो जेल में बंद हैं उनकी फैमिली को खर्चे देने के लिए। तो ये क्या ये ऐसे करते हैं? बन गया गैंगस्टर, डरा दिया इतना, खौफ है वहाँ लोगों में, डरते हैं लोग। कौन मुँह से वाला बनना चाहेगा? मुँह से वाला ने सोचा था, तो 9mm की पिस्टल उसके पास थी, 38 बोर की पिस्टल लेके घूम रहा था, बेहतरीन। लेकिन ये घेर दिया। नहीं तो जैसे एक क्वेश्चन हमेशा उठेगा, राइज एंड फॉल ऑफ लॉरेंस बिश्नोई, कैसे राइज हुआ? एक फॉल तो सबका आता है चिराग। हमने बड़े बड़े क्रिमिनल्स देखे। मुख्तार अंसारी के बारे में किसी ने सोचा था कि जेल में सड़ रहा होगा, हो गया ना। अतीक अहमद के बारे में सोचा था, जब ये चलते थे तो इनकी अब फ्लीट देखिए, 100 200 गाड़ियाँ साथ में चलती थी। मुख्तार अंसारी की गाड़ी एक सीरीज़ की होती थी, बताओ, सिर्फ एक सीरीज़ 0786। और कई गाड़ियाँ तो ऐसी थी जो एक ही नंबर की थी शुरू से लेके आखिर तक, UP 32XYZ 0786। बचा नहीं सकता उसमें बैठा के मैंने बैठा, चली जा रही सैकड़ों गाड़ियाँ। नहीं तो शुरुआत तो आता तो पेशी पे अपनी प्राइवेट। लॉरेंस पर अगर बात करें, जैसे कॉलेज टाइम में झगड़े हुए आपके, आपने मार दिया, लड़ाई होगी, फायरिंग कर दी आपने, पहला मुकदमा आपके खिलाफ करीब 2011-12 होता है ना। आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या बोलते हो? सॉरी। मुझसे गलती होती है, मैं सॉरी भाई, यही होता है ना। गलती हुई, आप मुकदमा लड़ते, वापस करते, यू टर्न करते। लेकिन नहीं, आपको तो लगा कि नहीं अब तो मज़ा आ रहा है, हम करेंगे साहब, डरा रहे हैं, अब तो डर रहे हैं, अब तो लोग डर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, इजी मनी, तो करने लगा। कैसे इतना बड़ा गैंग बन गया? धीरे धीरे कैसे जुड़ते चले गए लोग? मतलब ये तो एक बड़ा स्ट्रैटेजिक बिजनेस है ना, एक तो बिजनेस मॉडल है। दो चीज़ें थी चिराग पंजाब में, उस दौर में पंजाब में। एक तो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स ड्यू टू पाकिस्तान,
दूसरा बेरोज़गारी, तीसरा वहाँ पे जो यूथ है वो नशे में, तो उसका फ़ायदा उठाया लोगों ने, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ग्लैमर। आप वहाँ के गाने देखिए, सिर्फ उन गानों में आप देखिए, ज़्यादातर मामलों में गानों में आप देखेंगे कि वो ग्लैमराइज करते हैं अपने पिस्टल्स को, रिवॉल्वर को, वेपन्स को, हाँ, टशनबाजी। तो उससे जो युवा कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है। उनके वो देखते हैं कि भाई और तो बड़ो गैंगस्टर यार, ये मार दिया। उन्होंने अपने आप ही पेज बना लिए, 150 पेज बना लिए। वो तो बहुत, अब उसमें क्या हुआ कि 2-3 गैंग बन गए, कोई इसी से पैसा ले रहा है, अच्छा लड़ाई झगड़ा कहाँ शुरू हुआ, एक आपका गैंग है, एक हमारा गैंग है। आपने इनसे सुनील जी से कहा कैसा ही वैसे वो आपकी वो हो रहा है प्रोग्राम जो कनाडा वाला, उसमें से हमें इतना हिस्सा दे दो। तो इन्होंने कहा नहीं, हम तो हैदर साहब को दे चुके हैं, एक करो। तो आपने अच्छा बताता हूँ तुझे। अब उस पे आया फिर झगड़ा, बीच में ही फंस गए सिद्धू टाइप के लोग। तो उस गैंगस्टर की लड़ाई में आपने किसी को मारा, अब जब इसने पहला मर्डर किया होगा तो इस पे किसी ने रिटेलिएशन किया होगा ना। तो तू बोल रहा है कि तूने जेल से बैठ के विक्की मिद्दू खेड़ा के मर्डर का बदला लिया, भाई था तुम्हारा दोस्त था बड़े बड़े। विक्की मिद्दू खेड़ा का अगर मर्डर हुआ था तो उसका लोग गिरफ्तार हुए थे, उसका ट्रायल चलता कोर्ट में, कोर्ट सज़ा देती। तुम जेल से बैठ के सज़ा देने वाले कोई नहीं हो सकता, यू कैन नॉट। और उसको कभी जस्टिफाई नहीं किया सकता चिराग, वो कितना भी इस बात को कह ले, हंस ले और मजाक बना ले चीज़ों का, किसी को भी मार देंगे, ऐसा नहीं। अंत तो सबका है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? तो सरकार तो सो रही है ना, वो तो देखी जा रही है। जेल में गोली थोड़ी ना मार देगी चिराग, ऑफ कोर्स सरकार तो फांसी की सज़ा तो दिलवा सकती है। बिल्कुल चिराग, केसेस चल रहे हैं उस पर, बिल्कुल उसमें केस लड़े जा रहे हैं। आप तो चिराग इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा नहीं कि क्या लगता था कि नीतीश कटारा वाले मामले में दोषियों को सज़ा हो जाएगी, हुई ना। केस ट्रांसफ़र हुए ना यूपी से बाहर, दिल्ली में आए केस, लड़ी, उसके माँ ने लड़ाई लड़ी, हुआ। जैसिका लगता था, जैसिका में तो गोली पिस्टल सब बदल दिए गए, एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, उसके बावजूद भी सज़ा हुई, वही सज़ा। नहीं, जब तक वक्त लग रहा है हैदर भाई, लेकिन तब तक ये लोग और क्राइम को अंजाम दिए जा रहे हैं ना पैरेलली। लेकिन जाहिर है कि देखिए क्राइम को तो अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अभी देखो आप पंजाब पुलिस की कोशिशें क्या है। उसने जब एक जो एंटी गैंगस्टर स्क्वाड बनाया अपना अलग से, पहले कभी नहीं था, अपने खिलाफ एनआईए ने भी कार्रवाई की है इनके खिलाफ। एनआईए ने किया, एनआईए ने इनकी जो संपत्ति हैं वो जब्त की हैं, तोड़ने की कोशिश तो की जा रही। ऐसे ही तोड़ा जाएगा ना, अब जेल में घुस के गोली नहीं मार देगा उन्हें, उनकी संपत्ति को, उनके फैमिली मेम्बर्स को पुश करके कि भाई इसको थोड़ा सा वो करो। लेकिन ये कि अच्छा है क्या, गैंग में एक की चलती नहीं, एक आर्मीनिया में बैठा है, एक दुबई में बैठा है, एक कनाडा में बैठा है, एक अज़रबैजान की जेल में, तो ये अनगाइडेड मिसाइल है। अब पता चला जेल में 2 मार दिए जग्गू भगवानपुरिया के साथी, चलो नहीं, वो गोल्डी साहब से कुछ पंगा हो गया था, गोल्डी ब्राड़ से। अच्छा, तो उसने कर दिया काम। ये कह रहा है मुझे पता नहीं, मतलब कोऑर्डिनेशन की कमी है। कोऑर्डिनेशन की कमी, जाहिर है ना, मेरी बात नहीं हो पाई फ़ोन पे जी, गोल्डी भाई ने करवा दिया। तो क्यों करवाया हमें नहीं पता, पर्सनल कुछ होगा हो सकता है। तो ये तो मजाक बना रखा है लोगों ने, लेकिन चिराग कैसे भी हो, पाप का घड़ा एक दिन भरता है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोगों का जो भी इंसाफ हो, भाई अगर ये गलत हैं तो बिल्कुल उनको सज़ा मिले। अगर भाई कहते हैं सो कॉल्ड ये खुद को कि हम बड़े पाक साहब हैं, तो इनको बरी कर दे। ये विश्नोई समाज का कहना है, एक बात मैं आज देख रहा था कमेंट्स में, उनका कहना थी हम हिरण की पूजा करते थे, सलमान खान ने उसको मार दिया, तो माफ़ी तो मांग ले, आकर माफ़ी नहीं मांगेगा तो मरेगा। देखिए सलमान खान का केस भी कोर्ट में चल रहा है। मुझे लगता है कि हमारे देश में और हमें सर्वोपरि हमारी अदालतें, हम उस पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके फैसलों पर भरोसा रखते हैं। अदालत उसका भी फैसला देगी, वो दोषी है तो उससे माफ़ी मंगवाए, उसे जेल भेजे, ये भी जा चुका हो, उसको सज़ा देना अदालत का काम है। नहीं, लेकिन इस न्याय प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, सारी चीज़ें होती है, तभी तो ये फ्रस्ट्रेशन आती है। अगर अब सवाल ये कि ये 2 इंडिविजुअल के बीच की बात हो गई। एक ने कहा कि भाई हिरण का शिकार किया, विश्नोई समाज हिरण को पूजता है, पूजा करता है, और ये फैक्ट है कि हिरण की किसी भी तरह की किलिंग बहुत ख़तरनाक मानी जाती है उस समाज में, मतलब वो उसकी सज़ा की कोई मतलब माफ़ी नहीं है उसकी। तो
उनका ये कहना है कि भाई हमारे मंदिर में जाके माफ़ी मांग लें, जैसा कि उसने अपने इंटरव्यू में बोला। तो ये तो दो इंडिविजुअल की बात है कि भाई सलमान उसकी सुनेगा नहीं सुनेगा, उसमें यू कांट से एनीथिंग, आई कैन नॉट से एनीथिंग, कोर्ट कैन नॉट से एनीथिंग कि जाओ माफ़ी मांग लो बाबा। ये तो उसका अपना है नज़रिया, वो चाहे तो चला जाए। अब बहुत सुलझा हुआ आदमी हो तो कहा बिल्कुल मैं तेरे कहने से क्या मंदिर में 100 बार चला कोई जाऊं। ऐसा लगता और है कि ये दूसरी जो चीज़, गैंग जहाँ है, तक मंदिर का सवाल है या जाने का सवाल है, माफ़ी मांगने का सवाल है, सलमान खान अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, गणेश पूजा करते हैं, तो उसमें कोई ऐसा उसके लिए है नहीं जाने के लिए। जैसे ये हम बात कर रहे थे राइज एंड फॉल ऑफ लॉरेंस बिश्नोई, तो इसमें धीरे धीरे गैंग बढ़ता चला गया, तमाम लोग जुड़ते चले गए और ये सारी चीज़ें होती चली गई। फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई गैंग है, कोई एजेंसी है, कोई आईएसआई है, कौन इनको इतना सपोर्ट करता है कि ये देश के खिलाफ इतनी सारी चीज़ें करे। कुछ लोग कहते हैं खालिस्तानी हैं ये लोग, कुछ लोग तमाम बातें बोलते हैं, तो क्या इनको सीमा पार से भी सहायता मिलती है? ये तमाम सवाल, और मिलती है तो किस स्वरूप में मिलती है, कैसे मिलती है, हवाला के जरिए मिलती है, कहाँ से पैसा आता है, किस क्या रूट क्या होता है, कि अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से आता है? चिराग, दो हिस्से हैं इसके, पंजाब के गैंगस्टर्स के, और गैंगस्टर से एक पायदान उठ के जो टेररिस्ट बन चुके हैं। अभी इनकी जब हम बात कर रहे हैं, गोल्डी और लॉरेंस बिश्नोई की, ये उस जो टेररिस्ट वाले सेगमेंट है उससे एक कदम नीचे हैं। ओके। कहीं ना कहीं ये उनसे उनकी बातचीत हो सकता होती हो कभी कभार, बट वो टेररिस्ट वाले सेगमेंट में नहीं है। टेररिस्ट वाले सेगमेंट में लांडे है और बहुत सारे लोग हैं। तो इनका अच्छा, इनका सोर्स ऑफ इनकम मैं आपको बता दूं, आप इस दौर में जाइए 80-90 के दौर में मुंबई में अंडरवर्ल्ड होता था। मुंबई में सबसे ज़्यादा जो फिल्म इंडस्ट्री का जो पैसा होता था वो अंडरवर्ल्ड को जाता था। अंडरवर्ल्ड डिसाइड करता था। दाऊद और राजन की लड़ाई यही थी ना, आपस में जब बढ़ गए, दाऊद डिसाइड करता था इस फिल्म में कौन पैसे लगाएगा, कौन हीरोइन होगी, कौन हीरोइन होगी, कौन हीरो होगा, कितना मुझे मिलेगा। बाहर कोई कंसर्ट होगा, दाऊद करेगा, उस पर कितना मुझे मिलेगा हिस्सा, वो सब तय करता था। उसकी एक मोनोपोली थी वहाँ। अब वो ख़त्म हो गया दौर, वो भाग गया ये वो। अब इन्होंने दिमाग लगाया, लॉरेंस बिश्नोई ने, बम्बिया इनकाउंटर में बाद में मार दिया गया था, देवेंद्र बम्बिया नाम था उसका, वो गोल्डी का अगेंस्ट था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि पंजाब की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री उसमें अचानक से बूम आया साल 2005-06 के बाद से। पहले अपन में पंजाबी गाने कम नज़र आते हाँ, बहुत ज़्यादा लिमिटेड पंजाब में लोग सुनते थे, दिल्ली में कुछ लोग सुना करते थे, लेकिन अब पूरे देश में फैल गया वो। बिहार में भी पंजाबी गाने चलते हैं तो शादियों और उसमें लोग बजा रहे हैं, वो कुछ यूपी में भी बज रहे हैं हर तरफ। तो जब ये इंडस्ट्री बढ़ी और इंडस्ट्री ने मतलब वो चीज़ अट्रैक्ट करी, हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री जब पंजाब में आ गई, तो इन्होंने देखा कि ये वो मुर्गी है जो सोने के अंडे देगी। इसी को दबोच लिया इन्होंने, दोनों गैंग ने। अब दोनों गैंग की लड़ाई भी इसी पे होती थी, भाई सिंगर सबको तो देगा नहीं कि तू भी ले ले, तू भी ले ले। भाई सिंगर ने कहा कि भाई हम तो, अब फिर कई ऐसे सिंगर्स थे, कई ऐसे इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ गए इनडायरेक्टली, डायरेक्टली विदेशों में मिलने लगे। कनाडा गए तो गोल्डी मिल गया, अर्मीनिया गए तो फलाना मिल गया, दुबई गए तो फलाना मिल गया। तो वो पार्ट बन गए उस गैंग का अनजाने में। ओके। अब क्या हुआ कि मेरी मान लीजिए कि XYZ कंपनी है, म्यूज़िक कंपनी में गाने वाने बजाता हूँ मैं गोल्डी की तरफ, तो जाहिर सी बात है कि बम्बिया नाराज़, जो उधर चला गया उधर ये नाराज़। ओके। तो आप एक पार्ट बन गए और यही इंडस्ट्री इनको पैसा कमा के देती रही, जो, और यही इंडस्ट्री इस झगड़े की जड़ है, इस गैंगस्टर की जड़ यही है, उसका पैसा। म्यूज़िक इंडस्ट्री, पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री का सच्चाई है। काफ़ी अहम जानकारी हैदर भाई ने दी और काफ़ी डिटेल में बताई। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। सुनील भाई से बात करते हैं जाते जाते। सुनील भाई, आपने एक स्टोरी बनाई थी लॉरेंस के ऊपर, खासकर काफ़ी डिटेल में तंसीम भाई ने समझाया पंजाब का टेररिज्म और इनका इन्वॉल्वमेंट। ये बात हो रही है कि भाई इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे केसेस में बरी भी हो गए हैं, सबूत भी नहीं मिल रहे हैं, डरा भी रहे हैं। राइज एंड फॉल जो हो रहा है इसका, कैसे राइज हुआ ये भी बताया कि भाई गैंग से गैंग जुड़ते चले गए, फिर एक गैंग का दबदबा हुआ तो उसको दबा दिया, उसके सारे लोग जुड़ गए, मतलब टीम बनाते चले गए, एक बड़ी टीम। और अब तो अनजाने में इतनी टीमें बन गई हैं जिसका कोई, उसको ही नहीं पता होगा मेरे कितने ग्रुप है काइंड ऑफ। सरकार की तरफ से चोट जो मारनी चाहिए सही जगह पर, चोट नहीं लग रही है।
बिल्कुल नहीं लग रही ना, तो इतने हौसले कहाँ से बुलंद होते हैं। वो सोचिए कि जेल में रह करके अगर इस तरह से उसके वीडियो आ रहे हैं, लाइव बातचीत कर रहा है। आपको बता दें कि जो जितना बड़ा जिसका जो खौफ होता है ना, तो आपको बताएं कि अगर कोई बंदा जेल में है और जेल से अब कई बार तो होता है कि उसके नाम की धमकी दी जाती है, लेकिन अगर वो खुद किसी को कॉल कर देता है तो उससे बड़ी धमकी किसी को नहीं माना जाता। वो लोग सोचते हैं कि जब पुलिस प्रोटेक्शन में, मतलब पुलिस के रहते हुए, जेल में रहते हुए अगर उसके पास इतना पावर है कि वो किसी को कॉल कर सकता है, तो सोचिए वो जेल के बाहर क्या कर सकता है। तो हमेशा इसका जेल में रहते हुए किसी बदमाश का खौफ उससे कई गुना ज़्यादा होता है जेल से बाहर। और अगर इस सिचुएशन में आप पुलिस के पास जाओ तो वो तो मदद ही नहीं करेगी आपकी। भाई वो तो कहेगा कि जो पुलिस के तुम्हारे कस्टडी में है, वहाँ से मुझे जब मर्जी तब वो फ़ोन कर सकता है, तो फिर मैं मतलब तुम हमारी कैसे मदद करोगे। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ा सीधा लॉजिक है। मैं आपको बता दूं कि नोएडा ग्रेटर में जो भाटी गैंग है, जो बड़े बड़े बिल्डरों को धमकी देके वो पैसे मांगते हैं, रंगदारी वसूलते हैं, वो क्या करते हैं कि जब भी अगर जेल से नहीं कर पाए तो जब पेशी पे आते हैं, जब कोर्ट में पेशी पे, तो सब सेटिंग हो जाती है। देखा ही आपने बहुत सारे केसेस में पार्टी कराई जाती है, तो जो पुलिस वाले उनको फ़ोन दे देंगे, लो जी बात करो, उसके गुर्गे पहुँचे रहते हैं, इस नंबर पर उसको बस फ़ोन करना है जी बिल्डर बहुत समय से इतने लाख रुपये नहीं दिए। अब वो वहीं से फ़ोन कर, क्या भाई कब देना है तुझे, और तुम्हें पता है कि हम कहाँ पर हैं इस समय, जब यहाँ से कर सकते हो तो सोचो तुम्हारे पास जाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो आदमी बिल्कुल डर के भाई पुलिस के पास क्या जाना, दे दो उसका। एक आम आदमी की बात करें, अगर किसी के पास लॉरेंस का फ़ोन आ जाए, मतलब बिजनेसमैन के पास, तो वो तो डर के मारे इतना हो जाएगा कि भाई पुलिस के पास जाएंगे, कितना पुलिस सपोर्ट करेगी। सबसे बड़ी तो ये करप्ट सिस्टम की वजह से सब कुछ हो रहा है ना। अगर ये सिस्टम ही स्ट्रांग हो जाए, पुलिस आकर कहे नहीं भैया हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, आप कोई पैसे नहीं दोगे, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा होता ही नहीं। होता ही नहीं ना, क्योंकि देखिए अगर ये चीज़ें कैसे खत्म होंगी चिराग भाई, वो बिल्कुल जैसे फिल्मों में हम लोग देखते हैं ना, वो ऐसे नहीं धमकी दिलाता, उसका धमकी देने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। पहले गोली चलवाता है, फिर धमकी आती है। पहले उसके पास से कान के पास से बिल्कुल एक गोली सनसनाते हुए निकल जाएगी, उसके 10 मिनट बाद एक फ़ोन आएगा, अभी गोली कैसी, वो गोली तुम्हारे इस पे खोपड़ी पे भी लग सकती थी, ठीक है ना, बस इतना काम हो गया। तो सोचिए तरीका भी, अंदाज भी बिल्कुल अलग है। तो मतलब क्या हम डर के रहें कुल मिलाकर और कुछ ना करें? अगर हमें भी कोई धमकी दे रहा हो तो हम डर जाएं और हम खबर ना करें? अब वही बात है ना कि देखिए हम तो खबर कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक है जिसके पास पैसे है, जिसको धमकी दी जा रही है, हमें क्या धमकी देंगे। हम हमारे से क्या, उसे तो खुद जब फ़ोन करके बता रहा है मीडिया को कि भाई मैं जेल में हूँ, सारी चीज़ें हैं, तो वो इसीलिए बता रहा है ताकि हमारी पब्लिसिटी हो, ठीक ना, और हम दे रहे हैं, हम उसकी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, ठीक ना। तो वो बंदे जेल से जब वो कॉल करके आपको इंटरव्यू दे रहा है, उसका मकसद ही क्या है, आप उसके मकसद को समझिए। मकसद ये है कि जो मैसेज अभी तक लोगों को ये लगता था, अभी तक वो सिर्फ खबरों में लोग पढ़ते थे, मैंने भी खबर लिखी है कि जेल में रहते हुए वो किसी कभी भी कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कॉल से सुपारी। अभी आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आएगी वही खबर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कि व्हाट्सएप से सुपारी, फेसबुक पर कबूलनामा, ये है लॉरेंस बिश्नोई की कहानी। तो अभी तक तो हम खबरों को रिसर्च करके करते थे। लोगों को ये लगता था कि अरे यार पता नहीं मीडिया वाले झूठ तो नहीं लिखते, कैसे कोई जेल से वो कर सकता है, तो उसको भी दिखाने के लिए अब उसने सारी चीज़ें दिखा दी। लो जी एक वीडियो आया, वहाँ के डीजीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, देखो जी उसके बाल ऐसे हैं वैसे, लो जी दूसरा वीडियो आ गया, सेल के अंदर से आ गया। तो उसने दिखाया है, वो बंदा वो दिखा रहा है कि देखो जी हमारे अंदर इतना गट्स है कि आप जो कर लो, डीजीपी हो चाहे तुम प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, तुम अपनी जगह पे, हमारा सिस्टम अपनी जगह पे। तो क्या किया जाए? गृह मंत्री जो वहाँ के हैं पंजाब के, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए देखकर, ये सारी वीडियो देखकर शर्मसार हो जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, पूरे सिस्टम को शर्म आनी चाहिए, हर किसी को इस पर शर्म। जो सिस्टम है, जो सिस्टम में पुलिस जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, उनको शर्म तो आनी ही चाहिए कि आप यार पूरे, मतलब आप एक मुखिया हो पुलिस के, अगर आपकी जो खाकी वर्दी है अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, उस तक वो फ़ोन तक पहुंच रहा है, वो जेल सेल के अंदर से दिखा रहा है कि देखो दीवारें हैं जी, हम तो बंद रहते हैं, तो सोचिए वहाँ से अगर वो कॉल कर सकता है, सब कुछ दिखा सकता है, तो सोचिए वो कितना गट्स वाला आदमी है। लेकिन आपके अंदर वो सिस्टम ही नहीं है, आप बिल्कुल झुके हुए हो, आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो। वाकई वो पूरे सिस्टम को खोखला बना दिया है, वही चीज़ वो प्रूफ के साथ दिखा रहा है और हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सुनील भाई ने, खोखला है सिस्टम और सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये वीडियो किस लिए की ज़रूरत बताएगा। थैंक यू।